हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 8.2 ये मैं आज आपको समझाऊंगी और इससे पहले की सारे एक्सरसाइज लगी हुई हैं, तो आप मेरे चैनल मैथ्स बाय भारती पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 समझने से पहले कई सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमको जानने हैं, जो समझने हैं। तो चलिए हमें क्या क्या समझना है देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब हाई स्कूल में आपने पढ़ी थी समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, और समांतर श्रेणी को कहते हैं एपी। ये क्या है? ये जीपी है, तो आपको ये पढ़ना है। एंड इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। ये भी हमको समझना है कि जनरल टर्म्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, और ये गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये भी हमको समझना है। ओके, एंड इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये गुणोत्तर माध्य क्या होता है। जैसे समांतर माध्य होता है ऐसे ही गुणोत्तर माध्य होता है। तो समांतर माध्य एम होता है, गुणोत्तर माध्य जीएम होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जीएम, ये गुणोत्तर माध्य भी हमें समझना है। एंड इसके अलावा हमें समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। एएम का मतलब है समांतर माध्य और जीएम का मतलब है गुणोत्तर माध्य, तो हमें इसमें संबंध भी समझना है। ठीक, तो हमें इतना इसमें समझना है। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना दिए हैं, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी। ठीक है, जीपी। तो यहाँ ए आर स्क्वायर ए आर टू पावर 3। ठीक है, डैश 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 कहाँ तक? ए आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक, ए आर टू पावर एन माइनस 1। और यहाँ तक ये जो है पूरी सीरीज क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक, तो जिसमें ए क्या कहलाता है? प्रथम पद। और ये जो आर है ये क्या कहलाता है? सार्व अनुपात। ठीक है, सार्व अनुपात। लेकिन हाई स्कूल में हम लोग जो पढ़ते थे वो सार्व अंतर पढ़ते थे। अंतर क्यों? क्योंकि उसको घटाने से प्राप्त करते थे भाई, दूसरे में से पहली संख्या घटाते थे, तब सार्व अनुपात, सार्व अंतर हम ज्ञात करते थे। ठीक है, यहाँ पर इसमें से ये घटाते थे तब हम सार्व अंतर ज्ञात करते थे, लेकिन इसमें सार्व अनुपात लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर हमें इसमें आर प्राप्त करना है तो दूसरे, ठीक है, दूसरे के बटे में पहला वाला लिखना होता है, या यूं कह लें कि तीसरे के बटे में दूसरा वाला लिखना होता है, तो बटे में संख्याएं लिखनी होती, इसीलिए इसको सार्व अनुपात बोला जाता है। ठीक है, आर को क्या बोल देंगे? सार्व अनुपात। ओके, एल जो है वो अंतिम पद, ये इसलिए मैंने यहाँ पर एल लिख दिया है, इसको हम अंतिम पद कहेंगे। और जो ये एन है, एन क्या है? पदों की संख्या कहलाती। ठीक है, एन क्या है? ये पदों की संख्या कहलाती। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब यहाँ एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिख दिए, जैसे कि 5, 25, 125, 625। ये क्या है? ये हमारे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं। कैसे? अगर 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये जो सीरीज है हमारी ये जीपी है। ठीक है, ये जीपी है, एपी नहीं है। अच्छा, एपी में क्या होता था? एपी में इसमें से ये घटाए, ठीक है, इसमें से ये घटाएं या फिर इसमें से ये घटाएं तो बराबर आता था। लेकिन इसमें क्या है? ये हमारा जीपी है। अच्छा, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 100 आएगा, और इसमें से अगर ये घटाएंगे तो सीधी सी बात है, हमें सीरीज देखकर समझ में आ जाएगा ना कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी है, तो आप घटाकर पता कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब 4 को 2 से भाग करेंगे 2 ही आएगा, 8 को 4 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा, और 16 को अगर 8 से भाग करेंगे तो ही 2 आएगा। इसका मतलब ये श्रेणी भी क्या है? ये भी हमारी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी ही है। ठीक है, अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी के जो जनरल टर्म्स है वो कैसे लिखे जाते हैं? ए आर टू पावर एन माइनस 1 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने सिर्फ क्या लिखा था? ए लिखा था, मतलब यहाँ पर आर टू पावर 1 माइनस 1 रहा होगा। ठीक है, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 मतलब 0, तो आर की घात 0, और आर की घात 0 का मतलब 1, इसलिए आर यहाँ लिखा नहीं गया। तो यहाँ आर की घात 1 माइनस 1, यहाँ आर की घात 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ 3 माइनस 1, यहाँ 4 माइनस 1, और यहाँ n माइनस 1। ठीक, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ए आर टू पावर 1 माइनस 1, ए आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, फिर ए आर क्यूब माइनस 1, ए आर टू पावर 4 माइनस 1, ऐसे डैश 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 कहाँ तक? ए आर टू पावर n माइनस 1। इसीलिए जो लास्ट टर्म होता है उसमें -1 किया जाता है, क्योंकि शुरू से ही -1 चल रहा होता है। ठीक है, शुरू से -1 चल रहा होता है, इसलिए लास्ट टर्म में भी -1 किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो एसएन, इसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। तो ए प्लस, अब जो सीरीज हमारे पास बनी थी ये वाली सीरीज, ठीक है, इसको जोड़ जोड़ कर लिखना है। कैसे? पहले ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एसएन जो है उसका फार्मूला ये लगाया जाएगा, यानी कि अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है तो जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। एक फार्मूला ये लगेगा, एक फार्मूला ये लगेगा। आपको याद रखना है कि ये फार्मूला कब लगेगा और ये कब लगेगा। ठीक है, मैंने कंडीशन लिख दी है, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, जब भी आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी r इज लेस देन 1,
तब ये फार्मूला लगेगा क्या, a ब्रैकेट में 1 माइनस r टू पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है। और जब भी r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी कि r इज ग्रेटर देन 1 तब ये फार्मूला लगेगा Sn के लिए, यानी कि n पदों के योगफल के लिए। तो Sn बराबर a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि जब r की वैल्यू कम होगी 1 से तब ये, और जब ज्यादा होगी तब ये, ठीक। अब इसमें भी वही a जो है प्रथम पद, r जो है वो सार्व अनुपात, n पदों की संख्या और Sn को क्या कहेंगे, प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। नोट यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना दिए हैं। देखिए, यदि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद लेने हों, ठीक है, अब कहीं कहीं पर ऐसा बताया जाएगा कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद लेने हैं, तो हम क्या लेंगे, a अपॉन r लेंगे, दूसरा a लेंगे, फिर a r लेंगे, ठीक है। क्या क्या लेंगे, पहले a अपॉन r लेंगे, फिर a लेंगे, फिर a r लेंगे, ठीक है। और अगर बोला जाए कि यदि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद लेने हैं, ठीक है, प्रथम 5, यहाँ पद शायद मैंने नहीं लिखा है, ओके, प्रथम 5 पद लेने हों तब क्या लिखेंगे, a r स्क्वायर, फिर ए आर, फिर ए, फिर ए आर और फिर ए आर स्क्वायर, ये 5 पद हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन दोनों से कहीं ना कहीं 1 या 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। आप चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें इन दोनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए जरूर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, जीएम। इसको देखिए कैसे करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर माध्य संख्या रूट ऑफ ए बी से प्रकट करते हैं, ठीक है। जब भी गुणोत्तर माध्य दे रखा हो दो संख्याओं का तो उसको कैसे, रूट ऑफ ए बी से प्रकट किया जाता है, और इस पर भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, या फिर ये कह सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अगर ये रूट ऑफ यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। अब G1 जो है वो ए आर होता है, एक्चुअल में G1 क्या होता है, ए आर। G2, ठीक है, वो क्या है, ए आर स्क्वायर है, और G3 क्या है, ए आर टू पावर 3। इसी प्रकार Gn क्या है, ए आर टू पावर n, ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना था, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध, यानी कि जो समांतर माध्य हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं AM, ठीक है, और जो गुणोत्तर माध्य अभी हम लोग पढ़ रहे हैं GM, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको बताना है, ठीक। तो इसमें देखिए, यदि a और g दी गई दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के बीच क्रमशः समांतर माध्य AM तथा गुणोत्तर माध्य GM है, ठीक है, तो a जो है a प्लस बी अपॉन 2, भाई समांतर माध्य हम लोग ने हाई स्कूल में यही पढ़ा है कि समांतर माध्य जो होता है a बराबर क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। लेकिन गुणोत्तर माध्य तो अभी हमने पढ़ा है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, g इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ये गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक। तो अगर हम a में से g घटा दें तो होगा क्या, तो a माइनस जी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इससे क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 2 रूट ऑफ ए बी, यानी a प्लस बी लिखा रहेगा, माइनस 2 रूट ऑफ ए बी और लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, जो a है वो क्या है, रूट ऑफ a का स्क्वायर। a को हम लिख सकते हैं ना रूट ऑफ a का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब यहाँ रूट है तो यहाँ भी हमें रूट में संख्याएं लेनी थी, इसलिए a को लिख सकते हैं रूट ऑफ a का स्क्वायर, इस b को लिख सकते हैं प्लस रूट ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -2 रूट ए अलग कर दिया, रूट बी अलग कर दिया। अब अगर इस चीज को देखें तो ये पूरा फार्मूला बन रहा है, ठीक। इस चीज का फार्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, ठीक है। तो किस चीज का, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी, पूरे का पूरे स्क्वायर, ये इस चीज का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और अपॉन में 2 जो चल रहा था वो चलता रहेगा, और इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 ही होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 ही आती है, ठीक है। अतः a माइनस जी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यानी कि जो a माइनस जी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो a है, ठीक है, अब g को जब यहाँ ले जाएंगे तो g पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो a है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू g रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ क्या मैंने ये लिख रखा है, ठीक। देखिए, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, ठीक है। समझते जाइए मैं आपको क्या समझा रही हूँ। 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 की घात 7 का मतलब 128, 2 की घात 8 का मतलब 256, ठीक है, और 2 की घात 9 इसका मतलब 512, और 2 की घात 10 का मतलब कितना है, 1024, ठीक है। तो आपको ये, ठीक है, ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 4 कितना होता है, क्योंकि अगर आपको चीजें रटी होंगी पहले से, समझिए, तो उससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, सवाल लगाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा, ये मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 28 दूनी 256, ठीक है, और 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। ये आपको ऐसे भी याद रखना है, 2 दूनी 4, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128,
दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। ये चीज आपको ऐसे भी याद रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें जल्दी जल्दी गुणा करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसे भी याद रखना है। और कैसे याद रखना है? और ऐसे भी याद रखना है कि 2 की घात 6 का मतलब 64 होता है, 2 की घात 7 का मतलब 128 होता है, 2 की घात 8 का मतलब 256 होता है, 2 की घात 9 का मतलब 512। ये आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड में 3 का भी मैंने लिखा है, इस जैसे 2 का है वैसे ही 3 का है, तो आपको 2 और 3 कम से कम ये 2 तो याद कर लीजिए। वैसे हो सके तो आप 4 और 5 का भी याद कर लीजिए, ठीक है। 10 तक नहीं तो कम से कम 4 की घात 5 और 5 की घात 5, इतना तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, 3 की घात 5 का मतलब 243 होता है, 3 की घात 6 का मतलब 729 होता है, 3 की घात 7 का मतलब 2187 होता है, 3 की घात यहाँ पर 8 है, ठीक है। 3 की घात 8 का मतलब कितना होता है? 6561 होता है। और 3 की घात 9 का मतलब होता है 19,683, और 3 की घात 10 का मतलब होता है 59,049, ठीक है, 59,049। ओके, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, ठीक है, 729 तिया 2187, 2187 तिया 65 61, ठीक है। ऐसे 65 61 ऐसे कर लीजिए, या 65 161, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इसकी जब 3 से गुणा करेंगे तो 19,683, फिर इसकी जब 3 से गुणा करेंगे तो 59,049, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, फिर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज का घनमूल है, किस चीज का वर्गमूल है, या कितने की पावर क्या होगा। इस वजह से ये आप याद कर लीजिए, ठीक। चलिए अब आते हैं सवाल पे। अब प्रश्नावली 8.2, ठीक है। इसमें पहला सवाल है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4 और 5/8, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी है 5/2, 5/4 और 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है और दूसरा nवां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या a, जो a है ये पहला टर्म है, क्या 5/2, ये पहला टर्म है। और r कैसे निकालेंगे? r जो है इसमें से ये भाग करेंगे, या फिर इसमें ये भाग कर दें, दोनों एक ही आएंगे। तो 5/4 और बटे में 5/2। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं? ये संख्या यहाँ जाएगी गुणे में और ये संख्या यहाँ जाती है गुणे में, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो 5/4 तो ऐसे लिखा रहेगा, ये संख्या कहाँ जाएगी? यहाँ गुणे में, ऐसे। और ये संख्या कहाँ जाएगी? यहाँ इसके पास गुणे में जाएगी। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आया? 1/2, ठीक है। अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, चाहे आप करके देख लीजिए कि 5/8 और बटे में क्या 5/4, ठीक है, 5/4। क्या करेंगे? ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो कैसे 5 × 4, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और यहाँ क्या 8 × ये 5, तो इससे क्या 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या आया यहाँ पर भी 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से r का मान समझ में आ गया हमें कि 1/2, ठीक है। r का मान 1/2 और a का मान क्या है? 5/2, ठीक। हमें क्या निकालना है? हमें 20वां पद निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें 820 निकालना है, 20वां पद। और ये होता क्या है? ar⁻n−1, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये हमारा मेन फार्मूला है कि ar⁻n−1, जो लास्ट टर्म था हमारा, ठीक है। मैंने आपको जब सीरीज बताई थी उसमें सबसे लास्ट टर्म बताया था, तो ये लास्ट टर्म वाला यही फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 820। अब जो n है, n की वैल्यू हमें क्या लेना है? 20, ठीक है। n की वैल्यू, क्योंकि 20वां पद निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी लेनी है? 20 लेनी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी लिख लेते हैं। अब n का मान कितना है? ये a का मान कितना है? 5/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5/2। r की वैल्यू 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2। और यहाँ n की जगह कितना? 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20 - 1, ठीक है, 20 - 1 हो गया। अब 820 = यहाँ 5/2 ऐसे लिखा रहेगा गुणे, यहाँ 1/2 और 20 में से 1 गया तो 19, ठीक है, यहाँ आ गया 19। अच्छा, अब यहाँ 5/2, ठीक है, और गुणे यहाँ 1 की घात 19 का मतलब तो 1 ही रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। 2 की घात 19 को हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आएगी, इस वजह से इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 की घात 19 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5। अब यहाँ देखिए 2 की घात 1 भाई 2 की कोई घात नहीं, 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 19, ठीक है। आधार बराबर होने पर घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 और 2 की घात क्या हो जाएगा? 20, ये आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम ये कहें कि जो 820 हमारा निकल के आया 20वां पद, तो कितना रहेगा? 5/2 की घात 20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर तो ये हो जाएगा। और हमें इसमें क्या बोला है? हमें बोला है ये nवां पद, ठीक है। क्या निकालना है? nवां पद। तो यहीं से करते हैं nवां पद, ठीक है। तो nवां पद के लिए अपना यही फार्मूला, ठीक है, सेम यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्या? nवां पद, यानी कि an, यहाँ पर an लिखेंगे और यहाँ पर क्या? ar⁻n−1, ठीक है, सेम यही लिखेंगे।
अब an तो इधर चलता रहेगा क्योंकि हमें nवां पद ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ a की जगह अपनी वही वैल्यू 5/2 लेना है, ठीक है, 5/2, जो ये a की वैल्यू है ना, ये 5/2 हमें यही लेना। और r का मान क्या, 1/2, इसकी घात क्या, n-1, ठीक। अब यहाँ देखिए 5/2 गुणा, अब 1 की घात कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 की घात n-1 है तो 2 की घात n-1 तो लगा देंगे, ठीक है। 1 की घात भी n-1 है लेकिन वो 1 ही बन जाएगा। यहाँ 5 एकम 5, ऊपर तो 5 हो गया। अब नीचे यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ क्या है, 2 की घात n-1। इसका मतलब ये क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात n-1 और इसको भी जोड़ देंगे +1, ठीक है। कैसे किया, n-1 और इसको भी जोड़ देंगे तो +1, -1 से +1 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, 5/2 की घात n, सिर्फ इतना बचा। यानी कि जो nवां पद an क्या निकल के आया, 5/2 की घात n, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अब ये इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 12वां पद ज्ञात करना है जिसका 8वां पद 192 हमको दे रखा है, ठीक है। 8वां पद हमको पता है 192 है, तथा सार अनुपात 2 है। सार अनुपात का मतलब r, हमको r पता है कि 2 है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12वां पद तो ज्ञात करना है और 8वां पद कितना है, 192। तो 8वां पद हम लिखेंगे कैसे कि a8, ठीक है। 8वां पद का मतलब a8 और a8 इज इक्वल्स टू ar⁴ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। a8 इज इक्वल्स टू ar⁴। अब इसका मतलब क्या है कि जो ar⁴ है वो कितना है, वो 192 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ar⁴ इज इक्वल्स टू 192, क्योंकि 8वां पद ही क्या है, 192, तो इसके बराबर में 192 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ r की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2। तो यहाँ पर a तो ऐसे ही लिखा रहेगा और r की जगह पर 2 की घात 7 और यहाँ 192। तो a इज इक्वल्स टू 192 और अपॉन में क्या, 2 की घात 7, ठीक है, 2 की घात 7। फिलहाल अभी इसको इतना ही लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 12वां पद, ठीक है। इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, तो अभी हमें क्या निकालना है, 12वां पद। इसका मतलब हमें a12 निकालना है और a12 का मतलब क्या है, ar⁴ कितना, 11। भाई 12 में से एक जाएगा तो 11। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगा, आपको समझ में तो आया होगा ना कि an इज इक्वल्स टू ar⁴n-1, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमें a12 निकालना है, तो यहाँ 12, यहाँ ar⁴ ठीक है, 12 - 1 ये लगाएंगे तो a12 ar⁴11। तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसको लिखें, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। अब a12 तो हमें निकालना है a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू पूरी की पूरी इतना यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। a की वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी यहाँ पर रख देंगे, क्या, 192 अपॉन में 2⁴, ठीक है, 2⁴। और यहाँ पर क्या है, r की घात 11 और r का कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 की घात 11, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ 192 मल्टीप्लाई 2 की घात 11 और जो ये 2 है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात 7 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का बनेगा, ठीक भाई, 2 की घात 7 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की घात 7 तो बनेगा लेकिन माइनस का बनेगा। अब 192 तो ऐसे लिखा रहेगा और 2 की घात क्या, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो मतलब 11, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के ऐसे माइनस, ठीक है, घातें आपस में जोड़ते हैं तो प्लस लगा के माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 192 मल्टीप्लाई 2 कितना, अब 11 में से हम 7 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 11 - 7, इसको चाहे तो एक बार ऐसे लिख लें, ठीक। अब यहाँ से 192, फिर यहाँ 2 की घात कितना, 4, और 2 की घात 4 का मतलब कितना, 16 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 192 मल्टीप्लाई 2 की घात 4 का मतलब 16। अब 16 से की करवा देंगे गुणा, ठीक। तो 16 दूनी 32, 32 का 2, 3 कैरी और 16 नमा 144, 144 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 147। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और 14 कैरी हो जाएगा, 16 एकदम 16, और 16 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 16 और 14 मिला के 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है कुछ इतना आ रहा है, 3072। ओके, यानी कि जो 12वां पद है वो क्या आ रहा है, 3072, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः p, q और s है, ठीक है। तो दिखाइए कि q² इज इक्वल्स टू ps, ठीक। तो 5वां पद जो है वो p है, 8वां पद जो है वो q है और जो 11वां पद है वो s है, ठीक। तो हमें क्या दिखाना है, q² इज इक्वल्स टू ps, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5वां पद p है, तो 5वें पद का मतलब a5, और a5 को नॉर्मली हम ar⁴ लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था कि a5 को नॉर्मली हम ar⁴ लिख सकते हैं। तो ar⁴ है कितना, p है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ar⁴ p है, क्योंकि 5वां पद p है और ये 5वां पद है, ये p है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये p है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 8वें पद की बात करें तो क्या, एक मिनट, ऐसे नहीं, a8 ऐसे लिखना था। a8 क्या है, ar⁴ और ar⁴ है क्या, ar⁴ जो 7 है वो क्या है, वो हमारे पास q है, तो यहाँ q और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 11वां पद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a11, तो a11 क्या, ar⁴ 10, ठीक है। a11 का मतलब ar⁴ 10, तो इसका मतलब क्या,
कि ए आर टू पावर 10 इज इक्वल्स टू क्या एस, क्योंकि ये वाला जो पद है 11वां पद, ठीक है, ये क्या है, ये एस है। ठीक, समझ में आया इतना आपको। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था, तो हमें प्रूव करना था कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, हमें ये प्रूव करना था क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। ठीक, तो देखिए क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आर टू पावर 7, तो यहाँ पर जहां क्यू है वहां पर क्या लिखेंगे, ए आर टू पावर 7। एक मिनट, 7 मुझे यहाँ लिखना था ऐसे, ठीक है, ए आर टू पावर 7 यहाँ लिखना था, और इस पूरे का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, अब यहाँ p, और p की वैल्यू क्या है, ए आर टू पावर 4, तो ए आर टू पावर 4, ठीक है, p की वैल्यू क्या है, ए आर टू पावर 4, तो p की जगह ए आर टू पावर 4 लिखेंगे, और s यहाँ गुणे का निशान है, बीच में गुणा लगा देंगे, और s की जगह क्या लिखेंगे, ए आर टू पावर 10, तो यहाँ लिखेंगे ए आर टू पावर 10। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब ये a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या 7 दूनी 14, ठीक है, r का भी स्क्वायर होगा, लेकिन r में तो पहले से घात 7 लगी हुई, इसका मतलब 7 दूनी 14, और यहाँ क्या a और a मिलाकर a स्क्वायर, और r की घात 4 है, यहाँ r की घात 10 है, मिलाकर के 14। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना था, और यहाँ जब हमने ये वैल्यू रखी तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है, कॉमा 2 व 3 से, ठीक है, ये चीज हम कहाँ से रखे हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से हमने ये पुट किया था। ठीक, ये सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। ठीक है, जो चौथा पद है वो दूसरे पद का वर्ग है, तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। जो प्रथम पद है वो -3 है, हमें सातवां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ देखिए चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो चौथा पद का मतलब क्या है कि ए आर टू पावर क्या, भाई चौथा पद है तो ए आर टू पावर 3, और दूसरे पद का वर्ग है तो बराबर किसके, दूसरा पद, दूसरे पद का मतलब है ए आर। ठीक है, दूसरा पद यानी कि यहाँ पर भी तो एक कम करेंगे, ए आर स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ एक कम करेंगे तो सिर्फ ए आर बचेगा, इसका ये वर्ग है। ठीक है, जो चौथा पद है, चौथे पद का मतलब ए आर टू पावर 3, क्योंकि चौथा पद है तो उसमें 3 लिखेंगे, दूसरे पद है तो उसमें सिर्फ एक ही लिखेंगे, तो चौथा जो पद है दूसरे पद का वर्ग है, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब ए आर टू पावर 3 इज इक्वल्स टू यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर। ठीक, अब इससे क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर आर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ एक आर बचेगा, भाई 2 कैंसिल हो गए, एक आर बचेगा, यहाँ से ए इससे कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ एक ए बचेगा, यानी कि आर बराबर ए, यहाँ आर बचा यहाँ ए बचा, तो इसका मतलब आर बराबर ए, यानी कि जो आर की वैल्यू वही ए की वैल्यू रहेगी। अब प्रथम पद हमको दे रखा है -3, ठीक, प्रथम पद का मतलब ए हमको पता है -3, तो यहाँ समझिए जब r की वैल्यू a के बराबर है, जब a की वैल्यू -3 है, इसका मतलब r की वैल्यू भी क्या रहेगी, -3। ठीक, भाई r और a बराबर है, इसका मतलब अगर a की वैल्यू -3 है तो r की वैल्यू भी -3 ही हमको लेना है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सातवां पद, तो यहाँ क्या लिखेंगे A7। ठीक है, सातवां पद, या तो एक बार यहाँ लिख देते हैं कि हमें सातवां पद निकालना है, सातवां पद क्वेश्चन मार्क है, तो A7 क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर 6। ठीक, ए आर टू पावर 6, a की वैल्यू क्या है -3 और r की वैल्यू क्या है -3 की घात 6, तो यहाँ गुणे का निशान रहेगा। अब देखिए -3 की घात 1 गुणे -3 की घात 6, तो क्या हो जाएगा, -3 की घात 7। ठीक है, -3 की घात 7, या तो यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे या तो फिर क्या लिखेंगे। अब ए मैंने आपको बताया था कि जब घात 7 है तो 3 की घात 7 के लिए क्या लिखते हैं, 2187। ठीक है, 2187, 3 की घात 7 के लिए क्या लिखते हैं, 2187। अब ये माइनस की बात करते हैं, तो जब घात एक विषम संख्या होती है तो जो भी यहाँ माइनस है वो यहाँ लग जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब भी घात एक विषम संख्या होगी तो जो भी माइनस है वो यहाँ लग जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ये घातें याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भाई, 3 की घात 7 है, इसका मतलब क्या, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 3 243, तिया 729, तिया 2187। ठीक, तो यहाँ पर ये 2187 आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुक्रम का कौन सा पद है। ठीक है, तो इसमें a है 2√2, ठीक है, 4 और डैश 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 128 तक, इस प्रकार हमें एक सीरीज दे रखी है, और पूछा है कि ये जो 128 है ये कौन सा पद होगा, हमें n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, हमें पता है कि ये हमारा a पहला पद होता है, तो यहाँ पर a बराबर 2। ठीक है, a बराबर 2, और r का मान हमें निकालना है, तो r का मान कैसे, इसके बटे में ये संख्या या फिर इसके बटे में ये संख्या, तो r का मान निकल आएगा। तो इसके बटे में ये कर देते हैं क्या, 2√2 और अपॉन 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या आया, √2, यानी r की जो वैल्यू आ रही है वो √2 आ रही है। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास √2 आ रही है। ठीक,
ये क्या है, ये हमारे पास ए एन है, ठीक है, ए एन जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ए एन, और ए एन क्या है 128, ये ए एन है, लास्ट टर्म है हमारा। ठीक, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस, और हमें इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है, हमें एन का मान निकालना है, क्योंकि बोला है कौन सा पद है, तो हमें इस एन का मान निकालना है, एन क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस एन की वैल्यू ज्ञात करना है, और ए एन की वैल्यू कितनी 128, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 128 इज इक्वल्स टू ए, और ए की जगह पर क्या 2, भाई ए का मान हमने 2 निकाल के रखा है, तो ए की जगह पर 2, और आर की जगह क्या √2, तो √2 की घात n माइनस वन, ठीक है, √2 की घात n माइनस वन। अब यहाँ 128, और 128 का मतलब क्या 2 की घात 7, ठीक है, 2 की घात 7 का मतलब 128 होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ, अच्छा यहाँ देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 की घात 2, ठीक है, यहाँ जब रूट है तो यहाँ पर भी हमें रूट बनाना होगा, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 की घात 2, और यहाँ क्या है √2 की घात n माइनस वन, तो यहाँ पर भी लिख देंगे √2 की घात n माइनस वन। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ √2 और यहाँ भी √2, तो इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे और √2 एक बार लिख देंगे, तो √2 और यहाँ 2 + n माइनस वन, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा √2 और इसकी घात कितनी n, और यहाँ देखिए 2 में से ये 1 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, √2 की घात n + 1। अब यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो √2 है, हमें इसको भी √2 बनाना पड़ेगा, तो जब इसको √2 बनाएंगे तो क्या √2 की घात 2 और पूरे की घात ये 7, ठीक है, पूरे की घात 7 तो चल ही रहा था, लेकिन जब 2 को हम √2 बनाएंगे तो उसकी घात 2 लग जाएगा। अब इनकी घातों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो √2 की घात कितना 14, 7 दूनी 14। अब देखिए आधार बराबर है, तो आधार बराबर होने पर ये घातें भी बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि n + 1 = 14, यानी कि जो ये घाते हैं उनको बराबर कर देंगे, तो n + 1 = 14, तो n बराबर क्या 14, और ये एक यहाँ जाएगा तो 13, इसका मतलब जो n हमारा आया है क्या 13, 13th टर्म, ठीक है, n बराबर क्या 13, तो ये हो जाएगा 13th टर्म, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बोला था कि 128 एक कौन सा टर्म है, तो ये हमारा 13th टर्म है, 13वां टर्म है, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड बी लगाते हैं, तो देखिए पांचवे का ये बी है √3, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 √3 है, यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए था, ओके, तो √3 फिर यहाँ 3, 3 √3 ऐसे ही करके 729 तक, ठीक। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, n वापस निकालना है, ठीक, तो चलिए इसको भी लगाते हैं। ये a है, a हमको पता है कि √3 दे रखा है, और r कैसे निकालेंगे, इसमें से ये डिवाइड कर दें, तो चाहे इसमें से ये डिवाइड कर दें, तो हम इस बार इसमें से ये डिवाइड कर देते तो भी आ जाएगा, तो इसमें से ये संख्या डिवाइड कर रहे हैं, 3 से 3 कट गया, क्या आया √3, यानी r की वैल्यू आ रही है √3, ठीक है भाई, a का भी √3 आ रहा है और r का भी √3 ही आ रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, और जो ये पद दे रखा है ये क्या हमारा लास्ट है, यानी कि an, जो an है वो 729 हमको दे रखा है, an हमको दे रखा है, ठीक। तो चलिए अब क्या an इज इक्वल्स टू ar टू पावर n माइनस वन, अपना फार्मूला लगाएंगे ar टू पावर n माइनस वन, ठीक। अब यहाँ इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 729, और यहाँ पर a की वैल्यू √3, ठीक है, और r की वैल्यू भी √3, और यहाँ n माइनस वन। अब देखिए 729 जो होता है ये 3 की घात 6 को लिखते हैं, ठीक है, 3 की घात 6 का मतलब होता है 729, तो यहाँ 3 की घात 6 लिख देंगे। अब यहाँ √3 है, तो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, इसकी घात 1, क्योंकि इसकी कोई घात नहीं तो इसकी घात हम फिलहाल के लिए 1 मान लेंगे, तो इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 1 + n माइनस वन, यहाँ से ये और ये कैंसिल, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या √3 की घात n, ठीक है, √3 की घात सिर्फ n बचेगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर भी रूट बनाना है, तो क्या करेंगे √3 और इसका कर देंगे स्क्वायर और पूरे की घात 6, भाई जब भी हम रूट लगाएंगे तो उसका स्क्वायर हमें करना ही पड़ता है, तो √3 बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा और पूरी की घात 6, ठीक। अब यहाँ क्या इन घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि √3 की घात कितनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ √3 की घात n, तो यहाँ अब देखिए जब आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या n बराबर 12, ठीक है, n बराबर 12th टर्म, 12वां पद, या फिर लिख सकते हैं कि n बराबर 12th टर्म या पद, कुछ भी लिख दें, या तो आप पद लिख दें चाहे टर्म लिख दें, या फिर आप n बराबर 12 इतना ही लिख दें, इतना भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब ये पांचवें का सी पार्ट है, उसमें क्या है 1/3, 1/9, 1/27 डैश 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 कहाँ तक है 1/9683 तक है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए a हमको पता है कि 1/3, a की वैल्यू 1/3 दे रखी है, r निकालना है, r कैसे निकालेंगे, इसके बटे में ये कर देंगे या फिर इसके बटे में ये कुछ भी कर लें, तो 1/3 और अपॉन में 1/9 और अपॉन में 1/3। अब ये वाला टर्म घूम के यहाँ जाता है और ये वाला यहाँ, मैंने आपको भी बताया था, तो क्या लिखेंगे 1 × 3 और 9 × 1,
तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, इससे क्या होगा 1/3 भाई 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो 1/3 यानी r की वैल्यू 1/3 और a की वैल्यू भी 1/3, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और जो ये दे रखा है ये हमको क्या दिया है, ये an दे रखा है और an की वैल्यू क्या दे रखी है 9683, ठीक है। और जो ये होता है ये क्या होता है, ये 3 की घात 9, ठीक है। 3 की घात 9 का मतलब होता है 9683, ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू ar⁻n-1। अब इसकी जगह पर ये लिखेंगे क्या 1/19,683, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ a की जगह 1/3 और यहाँ r की जगह भी 1/3 और पूरे की घात n-1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्या घात 1 मान लेंगे, तो इन दोनों को पहले आपस में जोड़ देंगे, तो 1/3 और पूरे की घात क्या 1 + n-1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे क्या बचेगा 1/3 टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 9, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि 19,683 का मतलब 3 की घात 9 होता है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और पूरे की घात 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 की घात भी 9 कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं, तो इसका मतलब n बराबर 9th टर्म, 9वां टर्म हमारे पास जो होगा वो ये होगा, ये आंसर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी तो फिर x का क्या मान होना चाहिए, ठीक है, ये हमको बताना है। तो चलिए देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर शेष दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। बीच वाली संख्या का स्क्वायर शेष दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, जैसे कि ये जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, ये मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, कि g इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, तो रूट कहाँ लगेगा स्क्वायर, तो जो ये संख्या बीच वाली है इसको g मानेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। तो ये g है यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का मतलब ये -2/7 और b का मतलब क्या ये, ठीक है, ये a है ये b है और ये g है, तो हमें बस वैल्यू पुट करना है इस फार्मूले में। तो यहाँ b के लिए क्या -7/2, 7 से हो गया 7 कैंसिल, 2 से हो गया 2 कैंसिल, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या प्लस का 1, लेकिन जब यहाँ स्क्वायर है तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ 1, और जब भी रूट हम खोलते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो x का मान +-1 आएगा, ठीक, 1 का जो वर्गमूल होगा +-1 होगा, इसलिए x की वैल्यू क्या रहेगी +-1, और ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है कि प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए, तो इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उसमें पहला 7वां क्या है 0.15, 0.015, फिर 0.0015 और ऐसे ही कहा 20 पदों तक, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a हमारा क्या दे रखा है, इसमें a ये है क्या 0.15 और r हमें निकालना है, तो r कैसे, इसमें से ये वाला डिवाइड करेंगे तो r निकल आएगा क्या 0.015 से क्या डिवाइड करेंगे ये वाला 0.15। आप समझिए यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 1 2 3, ठीक, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, तो क्या करेंगे इसमें भी 3 अंक करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, इसमें भी 3 अंक करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो कहने का मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 3, अब ये पॉइंट हट सकता है यहाँ से और यहाँ से पॉइंट हमारा हट गया, ऊपर क्या बचा 15, ठीक है, ऊपर सिर्फ 15 मानेंगे, आगे के जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो सिर्फ 15 मानेंगे, और यहाँ क्या यहाँ 150 150, क्योंकि पीछे जीरो है तो उसका तो मतलब होता है, तो यहाँ 150, अब 15 एकम 15, यहाँ 15 एकम 15 और यहाँ जीरो और लगा देंगे 1/10, और 1/10 को नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं 0.1, ठीक है 0.1, ठीक है 0.1, और ये हमने r का मान निकाला, ठीक है, r का मान, ओके। और ये जो 20 दे रखा है ये हमें n दे रखा है, n का मान कितना है 20 दे रखा है। अब एक बात समझिए, जो r का मान आपका आया है, ठीक है, समझिए r का मान हमारा आया है 0.1, क्या ये 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, तो सीधी सी बात है ये तो 1 से छोटा है, तो क्या है <1, ठीक है, जो r का मान है वो <1 है, 1 से छोटा है, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें वो फार्मूला लगेगा, मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे SN वाले, ठीक है, तो जो r से छोटा है वो फार्मूला लगेगा, तो मैं आपको बताती हूँ क्या लगेगा, इसमें लगेगा SN इज इक्वल्स टू a1 माइनस r⁻n/1 - r, इसमें ये फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि जब r जो होता है <1 होता है, 1 से छोटा होता है, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं, और अगर r बड़ा होता है तो r⁻n यहाँ होता है 1 यहाँ हो जाता है, तब ऐसे लगाते हैं, ठीक। तो चलिए अब SN यानी कि S20 की वैल्यू निकालनी थी, 20 पदों तक योगफल है, इसका मतलब S20, और यहाँ a का मान कितना है 0.15, ठीक है, a का मान हमने क्या लिख लिया 0.15, यहाँ 1 माइनस और r⁻n, और r की वैल्यू कितनी आई है 0.1, तो 0.1
की घात n, ठीक है। और n का या तो हम सीधे सीधे 20 लिख दे रहे क्योंकि हमें तो 20 पदों तक निकालना है ना, तो n की जगह हमने 20 लिख दिया, ठीक। अब बटे में क्या 1 माइनस r, तो 1 तो लिखेंगे और r के लिए क्या लिखेंगे ये 0.1, ठीक है 0.1। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं इधर, ओके। तो यहाँ देखिए S20 का मतलब क्या है 0.15 और ये वाला भी ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस 0.1 की घात 20, ठीक है ऐसे लिखा रहेगा। और बटे में क्या, अच्छा इसको घटाना है, ठीक। तो देखिए कैसे घटाएंगे 1.0, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे 1.0। और कैसे घटाएंगे, ये वाला लिखेंगे 0.10, इसको घटाना है तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10, 10 में 1 गया 9 और यहाँ 0, 0 में 0 गया 0, ठीक है। बहुत से बच्चे ये घटाना ही गड़बड़ करते हैं पॉइंट वाला, कुछ लोग 9.9 इसको लिख देंगे, कुछ लोग 0.09 लिख देंगे, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो भाई ऐसे घटेगा, जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो देख लो भैया ऐसे घटेगा ये। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 0.9 लिखना है। अब यहाँ समझिए क्या ये पॉइंट आपस में हट सकते हैं, अभी नहीं हट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक है। तो पहले हम अंक बराबर करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ बढ़ा लो 1 0, अब ये अंक हो गए बराबर, तो अब ये पॉइंट हटा लो, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, अब ये कट भी हो गया। तो S20 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या 1/6 और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस 0.1 की घात कितना 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। ऐसे निकालना था हमको। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या है √7 कॉमा √21 कॉमा 3√7 डैश 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 कहाँ तक n पदों तक, यानी n पदों तक हमें इसका योगफल निकालना है, ठीक। तो a का मान हमको पता है √7 दिया हुआ है, r का मान इसके बटे में ये यानी कि √21/√7, ठीक है, यानी A2/A1 ऐसे कह सकते हैं। तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 21/7, एक रूट ऑफ बना दिया पूरा, ठीक है, ऐसे पूरा एक बना देंगे और इसको दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब इसको कट कर देंगे तो क्या आ गया √3, ठीक है, यहाँ से बाई 3 बार कट हुआ, इसका मतलब जो r का मान आया वो √3 आया। अब ये समझिए कि पहले तो a बराबर √7, ये तो हमें पता है कि a का मान √7 है और r का मान जो है वो √3 है। अब ये बताइए कि ये जो r की वैल्यू है ये 1 से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। पहले तो हमें ये जानना है कि r की जो वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। r की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब हमें क्या फार्मूला लगाना है, हमें लगाना है Sn इज इक्वल्स टू a, ठीक है, r⁻n-1 और अपॉन में r-1, ठीक। हमें ये फार्मूला लगाना है। ये कब लगता है, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब ये फार्मूला लगाया जाता है, ठीक। तो इस फार्मूले पर हमें सवाल लगाना है, ओके। अब देखिए Sn और n की जगह हमें n ही लेना है क्योंकि बोला है n पदों तक, इसका मतलब n की जगह हमें n ही लेना है। a की जगह हमें क्या लिखना है √7, तो यहाँ तो हो जाएगा √7 और यहाँ r⁻n और r का मतलब यहाँ है कितना √3, तो √3 का n, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है, √3n-1, ओके। और अपॉन में r-1, r का मान फिर से √3-1, ठीक, ऐसे करके। अच्छा एक चीज समझिए, क्या आपको ये समझ में आया कि ये जो है √3, ये √3 का जो मान है वो 1 से बड़ी संख्या क्यों है। देखिए √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, ठीक है। √3 की जो वैल्यू होती है वो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ी है 1.732 और 1.732 1 से तो बड़ी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था, ओके। तो चलिए अब यहाँ देखिए Sn, अब या तो यहाँ पर सवाल का आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा और कर सकते हैं, क्या √7 ऐसे लिखा रहेगा और ये जो √3 है इसको कर सकते हैं 3/1/2, क्योंकि जब भी रूट होता है तो उसको 1/2 लिखा जा सकता है, तो 1/2 और -1, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। और ये जो लिखा हुआ है √3-1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 3 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 + 1 से मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए √7 तो ऐसे लिखा रहेगा और ये √7, ठीक है, √7 तो ऐसे लिखा रहेगा और जो ये है क्या है यहाँ पर √3+1, एक्चुअली यहाँ पर √3 है, ओके। तो √3+1 ये इसके यहाँ पास में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 3, अब यहाँ आपस में पहले तो घातों की गुणा हो जाएगी, 3 की घात n/2 और -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या होगा, नीचे a-b का फार्मूला लगेगा, तो क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या √7 और यहाँ ये √3+1 ऐसे लिखा रहेगा और ये वाला क्या 3n/2 - 1, इसको ऐसे लिख देंगे और बटे में देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा √7 √3+1 और इसको 3n/2 - 1 और अपॉन में
ये क्या 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 कॉमा माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा माइनस ए क्यूब, ऐसे ही कहाँ तक n पदों तक। और क्या कंडीशन है कि जो a है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, यानी कि माइनस का 1 नहीं ले सकते। ठीक, और बाकी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन माइनस का 1 नहीं ले सकते a की वैल्यू। अच्छा, इसमें सीरीज में देखकर हमें पता चला कि जो a की वैल्यू है वो 1 लेना है। ठीक, a की वैल्यू 1 लेना, और r क्या, r तो निकालेंगे कैसे, इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो। इसमें से ये घटा लेते हैं तो माइनस ए अपॉन 1, इसका मतलब क्या माइनस ए, आर की वैल्यू माइनस ए। अब जब यहाँ माइनस लगा है इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू लेस देन 1 है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो एस एन वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये कब लगता है, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तब हमें ये फार्मूला लगाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर n पदों तक यानी n का मान तो n ही रहेगा, तो फिर क्या एस एन इज इक्वल्स टू ए, और a की जगह हमें क्या लेना है 1 लेना है, तो यहाँ 1 और यहाँ तो 1 ही रहेगा माइनस r, और r की जगह हमें क्या लेना है माइनस का a, तो माइनस का a की घात n। ठीक है, समझ में आया, r की जगह क्या लेना है माइनस का a, तो माइनस का a की घात n, और अपॉन में क्या 1 माइनस, और r की जगह माइनस का a लेना है हमको। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये वाला 1 है ये हटा देंगे तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, और ये माइनस का a टू पावर n, ऐसा करते हैं इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या 1 प्लस a, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है x पावर 3 x पावर 5 x पावर 7 डैश 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 कहाँ तक n पदों तक, और कंडीशन क्या है कि जो x है नॉट इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस का 1 नहीं लेना है, लेकिन माइनस का 2 तो ले सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं भाई, माइनस का 2 तो ले सकते हैं। इसका मतलब जो r रहेगा हमारे पास वो लेस देन 1 रहेगा। ठीक, r की वैल्यू लेस देन 1, क्योंकि माइनस का 2 तो ले सकते हैं, और माइनस का 2 जो है वो 1 से छोटी संख्या होती है, इस वजह से जो r रहेगा वो लेस देन 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू जो लेना है वो क्या लेना है x पावर 3 लेना है। ठीक, और r क्या लेना है, r लेना है x पावर 5 अपॉन x पावर 3। तो इसका मतलब इसको कट करेंगे तो यहाँ 2r बचेंगे, 2x बचेंगे, तो फिर r की वैल्यू आएगी x स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू x स्क्वायर और a की वैल्यू x पावर 3, और कहाँ तक निकालना है n पदों तक निकालना है। ठीक, तो बस फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो लेस देन 1 हम मान रहे हैं। ठीक, तो फार्मूला लगाएंगे तो एस एन इज इक्वल्स टू, और a के लिए क्या x पावर 3 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे x पावर 3 1 माइनस और r टू पावर n, इसका मतलब क्या x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर इसकी घात क्या n। ठीक, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे अपॉन 1 माइनस और r की जगह क्या x स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे बराबर। अब लिखेंगे x टू पावर 3, ठीक है 1 माइनस, और ये जो घाते हैं ना आपस में गुणा हो जाएगी इनकी, तो x की घात 2n। ठीक है, और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहीं पर आंसर छोड़ दिया गया होगा क्योंकि इससे आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, और 2 प्लस 3 टू पावर के, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सीरीज को आगे बढ़ाना, लेकिन कैसे, प्लस करते हुए। ठीक, तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे लगेगा। आप देखिए हमें क्या दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 11, यानी के की वैल्यू हमें क्या लेना है 1 2 3 4 एंड डैश 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 कहाँ तक 11 तक। ठीक, तो के की वैल्यू हमें 11 तक लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये सीरीज है इसमें मान रखेंगे कैसे, 2 और 3 के टू पावर 1, पहले क्या रखेंगे 1, तो ये बना, प्लस फिर क्या 2 प्लस 3 का स्क्वायर, पहले अब 2 रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार अब 3 रखेंगे, तो फिर से 2 प्लस 3 टू पावर 3, बस के की वैल्यू हमें रखना है, और ये पूरा ऐसे ही लिखते चले जाना है। अब ये कहाँ तक हमें लिखना है 2, ठीक है, और प्लस 3 टू पावर 11 तक, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा 11 है, इस वजह से हमें 11 तक रखना है। अब यहाँ से दो सीरीज बन रही है क्या, एक तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये कितनी बार लिखना है हमको 11 बार, क्योंकि यहाँ तक 11 है, तो इसको हम 11 बार लिख लेते हैं पूरा कंप्लीट। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार हुआ, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार और लिख लेते हैं प्लस 2। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते थे कि आपको पता है कि 2 हमें 11 बार लिखना है, तो डायरेक्टली आप इसको 2 गुणे 11 ऐसे भी करके लिख सकते थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि 2 प्लस 2 प्लस 2 पहले 11 बार लिख लीजिए। ठीक है, पहले 11 बार लिख लो, उसके बाद में यहाँ प्लस है। ओके, ठीक है, तो पहले या तो आप 11 बार लिख लो इसको, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते, दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या 3 टू पावर 1, तो यहाँ से क्या 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 3 टू पावर 3 प्लस एंड ऐसे ही कहाँ तक 3 टू पावर 11 तक। ठीक, अब ये एक सीरीज है भाई, गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज है, तो यहाँ देखिए एसएन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ से जो ए है, ए कितना है
3 है, 3 की घात 1 का मतलब 3, तो a जो है पहला टर्म होता है। और r क्या होता है, r इसमें से ये घटाते हैं दूसरे पद से पहला पद जो है, और r क्या होता है, r जो है ये दूसरे पद से पहले पद को डिवाइड करते हैं, या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से क्या 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 टू पावर 1, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा और 3 टू पावर 1 का मतलब 3 आएगा, तो कट कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू भी हमारी 3 आ रही, और जो 3 है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जो इसमें फार्मूला लगेगा, ठीक है, जो इसमें फार्मूला लगेगा, यहाँ से जो इसमें फार्मूला लगेगा क्या लगेगा, Sn इज इक्वल्स टू a और यहाँ r टू पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू, या हम ये कह सकते हैं कि S11, भाई लास्ट टर्म हमारा 11 है, तो यहाँ n की जगह S11 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक, और r की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है, तो 3 की घात n, और n की जगह कितना 11 और माइनस का 1, और बट्टे में 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर 3 3 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से S11 इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ 3 तो लिखा रहेगा, और ये 3 में से गया 2, 3 बटा 2, और यहाँ 3 की घात 11 माइनस 1, हालांकि 3 की घात 11 एक बड़ी संख्या आएगी, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, भाई इस सीरीज से तो ये आया और इस सीरीज से ये आया, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, अब यहाँ 11 दूनी 22, तो 22 प्लस, और ये वाला यहाँ लिखना है क्या, 3/2, 3 टू पावर 11 माइनस 1, ठीक है, ये आंसर रहेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका जो गुणनफल है वो 1 है। सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। हमें सार अनुपात r निकालना है और इसमें जो 3 पद है वो हमें पद ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 पदों को लेना है, तो क्या लेंगे, a/r, फिर a और फिर ar, ये हमें 3 पद लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 3 पद, तो माना 3 पद या माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ऐसे लिख लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद। 3 पद हमें कौन से लेने हैं, पहला a/r लेना है, फिर a लेना है, फिर ar लेना है। ठीक है, ये हमें 3 पद लेने हैं, और हमें क्या बोला है, इनका योगफल, इनका योगफल कितना है, 39/10। तो क्या लिखेंगे कि a/r, या यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, a/r प्लस a प्लस ar, ठीक है, ये प्रश्नानुसार, और कितना 39/10। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/r, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से सिर्फ r बचेगा, इज इक्वल टू 39/10। हमने इतना लिख लिया। ठीक, अब अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको आगे बाद में सॉल्व करेंगे। अब हमें और क्या बोला है कि उनका गुणनफल, यानी इन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1 है, ये बोला है। तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, तो क्या बोला है, हमें क्या बोला है, a/r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ar, इन सबका गुणनफल कितना, 1, यानी इन्हीं तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1 है। अब देखिए यहाँ से r कैंसिल हो गया, ये a और a मिला के a टू पावर 3, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, 3 का मतलब यहाँ क्यूब रूट बनेगा, तो क्यूब रूट का मतलब है यहाँ फिर से 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 निकाली। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ a की वैल्यू क्या रहेगी, 1। ठीक है, इसमें मान रख देंगे, जो ये हमने a का मान निकाला यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 39/10। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ जो है, एक काम करते हैं, ये जो 1 है, अब 1 तो यहाँ से खत्म हो गया, तो 1/r प्लस r ये यहाँ पास में लिख लेते हैं, और प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं अलग, और यहाँ 39/10। ठीक, और यहाँ से अब इसको ना, इतने को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो r और 1 का एलसीएम r आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। और जो ये 1 है ये यहाँ ले जाएंगे माइनस में, ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा, माइनस में चला गया, तो यहाँ से 1/r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 लेंगे 10, और 1 का जो एलसीएम आएगा 10 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 39 माइनस 10। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 39 में से 10 घटाएंगे तो 29/10। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, r यहाँ चला जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, r की मल्टीप्लाई यहाँ और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 10 की मल्टीप्लाई पहले 1 से तो 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई r स्क्वायर से 10r स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस नहीं यहाँ बराबर, ओके, और r की मल्टीप्लाई 29 से तो 29r। ठीक, अब इधर देखिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं, कैसे, अब देखिए यहाँ क्या 10r स्क्वायर, ये 10r स्क्वायर लिखा, पहले इसको लिखते हैं 10r स्क्वायर, और जो 29r है इसको यहाँ ले आएंगे माइनस में,
तो क्या हो जाएगा माइनस का 29r, और जो ये 10 है 10 को ऐसे ही प्लस में ही लिखा रहने देंगे क्योंकि प्लस में ही है तो प्लस में ही लिखा रहेगा इक्वल्स टू 0, यानी इस तरफ 0 बना लिया, इसको यहाँ ले आए, बाकी ये सारे पद ऐसे ही लिखे रहे। अब ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, ठीक है, ये क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सॉल्व करना सभी बच्चे जानते हैं, हाई स्कूल में बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है। तो यहाँ 10 है तो पहले 10 की 10 से गुणा कराएंगे, 10 की 10 से गुणा यानी कि 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, यहाँ प्लस लगा है इसका मतलब जोड़ने से, तो 100 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने से 29 आ जाए। तो सीधी सी बात है 25 गुणे 4, तो 25 चौके 100 और 25 4 मिला के 29 हो रहा है। ठीक, तो गुणनखंड हमारे क्या रहेंगे 25r माइनस 4r, ठीक है, माइनस का 25 और माइनस का 4 तो मिला के माइनस के 29 बनेंगे, इसलिए 25r माइनस का 4r प्लस 10 बराबर 0। यहाँ और यहाँ से हमें अब क्या लेना है कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हम कितना कॉमन ले लेंगे 5r, इन दोनों से हम 5r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 5, ठीक है, 5 दूनी 10 2 बचेगा और यहाँ सिर्फ r बचेगा, माइनस यहाँ से 5 बचेगा, पचम 25 और r नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं 2, सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2r, अब ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक जैसा आ रहा है, मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। ठीक है, तो 2r माइनस 5 ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे, कैसे 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ये अलग, और 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, भाई ये वाला इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 कर देंगे, तो 2r इज इक्वल्स टू 5, ये 5 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, जो r की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5/2, ये तो एक मान आया, यहाँ से भी तो एक मान निकलेगा, तो यहाँ से क्या 5r इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू 2 और ये 5 आ जाएगा बटे में, तो r की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, समझिएगा r की दो वैल्यू आ रही है। तो हमें एक तो इसमें पूछा था कि सारो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सारो अनुपात तो ये है, ठीक, और हमें पदों को भी तो निकालना था, तो पद पूछे थे, तो पद कैसे निकालेंगे, जो ये 3 पद है इसमें मान रखेंगे। ठीक है, जो ये 3 पद है इसमें मान रखेंगे, तो अब हम पद निकालेंगे, तो पद कैसे निकालेंगे a अपॉन r कॉमा a आर, तो पहले किससे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि r बराबर 5/2। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया है कि जब, ठीक है, कंडीशन 1, जब r बराबर 5/2 होगा तब पद कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ r की जगह क्या लिखना है 5/2, तो a की वैल्यू 1 और r की जगह कितना 5/2, 5/2, ठीक, और a की वैल्यू फिर से 1 और यहाँ a r, तो a की वैल्यू 1 और r का कितना 5/2, तो 5/2 और यहाँ पर हम गुणा करवा देंगे और ये दो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो कैसे 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5 एकम 5 5/2, तो एक आंसर तो ये आएगा जब r बराबर 5/2 होगा तब। ठीक, और दूसरा आंसर कैसे आएगा यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, जब r बराबर 2/5, भाई एक हमारा ये भी तो निकला था 2/5, तो जब r बराबर 2/5 होगा तब कैसे आएंगे, तब भी हमें वही पद लेने हैं क्या a/r a r, तब भी हमें यही पद लेने थे। अब कैसे, अब यहाँ a का मान तो 1 रहेगा क्योंकि a हमने 1 निकाला था, ठीक है, a हमने यहाँ 1 निकाला था, तो a का मान तो वही रहेगा, लेकिन r की वैल्यू क्या इस बार हमें 2/5, तो यहाँ 2/5 कॉमा इसका मान 1 और यहाँ फिर से 1 और गुणे में r का मान 2/5, तो यहाँ लिखना है 2/5। ठीक, अब ये 5 घूम के यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 5/2 कामा 1 और यहाँ 2 1 कम 2 तो कामा 2/5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पद निकले और ये पद निकले, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे सार्व अनुपात सार्व अनुपात r इज इक्वल्स टू 5/2, पहले इसके लिए आंसर लिखेंगे। ठीक, और पद, तो पद हमारे रहेंगे 2/5 1 5/2, एक आंसर तो हमारा ये रहेगा। ठीक, और दूसरा आंसर तथा करके लिखेंगे सार्व अनुपात, ठीक है, r बराबर 2/5 और पद, इसके लिए पद हमारे पास क्या बनेंगे 5/2 1 2/5, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणोत्तर श्रेणी 3 स्क्वायर 3 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, यानी इसके हमें कितने पद चाहिए होंगे, हमें n निकालना है। ठीक है, और उनका जो योगफल है वो 120 हो जाए। जो ये योगफल दिया है ये Sn दिया है, Sn की वैल्यू 120 दे रखी, यानी कि यहाँ पर Sn वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो देखिए ये सीरीज हमको दे रखी है, इसमें a क्या है, a बराबर है 3, ठीक है, और r बराबर भी 3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड पद में अगर पहला पद हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर में अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 3 फिर से 3 आ जाएगा, तो r की वैल्यू 3,
आप एक बात बताइए, जब r की वैल्यू 3 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो हमारा Sn वाला फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ar⁻n-1 और अपॉन में r-1, ठीक, ये फार्मूला लगेगा। तो Sn की वैल्यू हमको 120 ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, योगफल दिया है, मतलब ये Sn दिया है हमको, क्या दिया है, Sn क्या है 120, यहाँ लिखेंगे 120 और यहाँ a की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, और यहाँ r⁻n, तो r⁻n इसका मतलब क्या 3, ठीक है, और n की वैल्यू हमको निकालना है, इस n की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ n ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, n माइनस का 1 और बटे में क्या, यहाँ r-1 मतलब 3-1, ठीक। अब क्या, यहाँ 120 और जो 3 है ये बटे में आ जाएगा, ये वाला 3 कहाँ आएगा, बटे में, और यहाँ 3 की घात n-1 और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक, 3 में से 1 गया तो 2। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ गुणे में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको कट कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ कितना आ गया 40, तो यहाँ 40 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो यहाँ 3 की घात n-1। अब इधर देखिए, यहाँ से क्या 40 दूनी 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ 3 की घात n-1। अब जो ये -1 है इसको भी यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 80 + 1, तो 3 की घात n, यानी 3 की घात n बराबर कितना 81, और यहाँ 3 की घात n है तो यहाँ पर भी 3 की घात के रूप में बना लें, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, क्योंकि 3 3 9 27 3 81, तो 3 की घात 4 का मतलब 81, तो जब आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब n बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। जो हमें n पूछा था ना कि कितने पद आएंगे, ठीक है, इस सीरीज में कितने पद होंगे, तो भैया कितने पद होंगे 4 पद आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और लिख दें कि आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं, चाहे ना भी लिखे, ठीक है, या लिख दें आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वनुपात ज्ञात करना है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ प्रथम 3 पदों का योगफल दिया है, फिर उसके बाद तुरंत अगले 3 पदों का योगफल दिया है, तो जब यहाँ प्रथम 3 पद दिए हों और फिर तुरंत अगले 3 पद और दे दिए हों तो फिर हमें a से शुरू करना होगा, ठीक है, हम इसमें a से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रथम 3 पदों का योगफल है, तो इसके लिए जो प्रथम 3 पद मानेंगे तो क्या मानेंगे a + ar + ar², ठीक है, इसके लिए ये पद मानेंगे, और यहाँ पर क्या बराबर में 16, यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, या इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार, ऐसे प्रश्नानुसार, यहाँ से एक कंडीशन बनेगी। अच्छा, इसमें से क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + r + r² = 16, तो इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ क्या अगले 3 पदों का योगफल कितना 128 है, तो यहाँ तक पद हमारे क्या हुए, पहले a लिया था हमने, फिर ar लिया था, फिर ar² लिया था, तो अब हमें क्या लेना है यहाँ से ar⁻3 ar⁻4 ar�5, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें अगले पद लेने हैं, तो ये वाले पद लेंगे, ठीक है, तो ये वाले पद ले लेंगे, और यहाँ से क्या, यहाँ से 128। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a तो कॉमन ले सकते हैं और ar⁻3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, a तो कॉमन ले सकते हैं और r⁻3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से a चला गया, तीन r निकल गए तो एक ही r तो बचा, और यहाँ से a तो चला गया लेकिन 3 r निकल गए तो यहाँ से 2 r बचेंगे, बराबर में कितना 128, ठीक। अब यहाँ देखिए ar⁻3, ठीक, और अच्छा एक काम करते हैं, ar⁻3 ना इसके बटे में ले जाते हैं, यानी 1 + r + r², इसको यहीं लिख लेते हैं, और 128 ये ar⁻3 यहाँ इसके बटे में ले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो ये इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ से क्या है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है 1 + r + r², ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे 128 बटे ar⁻3, ठीक, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ओके, ये लिख लेते हैं 1 में रखने पर, तो देखिए a तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 128 बटे ar⁻3, तो यहाँ लिखेंगे 128 बटे ar⁻3 = क्या 16, यहाँ पर ये 16 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, अब a से a हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 128 r⁻3 और बराबर 16, तो अब क्या होगा, अब इसको ऊपर नीचे कर ले, या फिर कह सकते हैं कि इसकी गुणा यहाँ करवा दें, तो क्या हो जाएगा 128 बराबर r⁻3 और 16 यहाँ चला आएगा, 16 हो गया
बटे में, तो 16 को कट कर देंगे तो 16 अट्ठे 128 होता है, तो ये 8 बार में कट हो गया, यानी r⁻3। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, तो इसका मतलब r बराबर 2, जब घाते बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे। r की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2। ठीक, अब समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में r का मान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख लेते हैं, तो समीकरण 1 लिखते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और r की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 हमें रखना है, तो a, तो यहाँ 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a, अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और यहाँ 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ हमने डायरेक्टली 7 लिख दिया, कैसे, 1 और 2 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो 6 1 7 बराबर क्या 16, तो a बराबर 16 और ये 7 आ जाएगा बटे में, तो जो a की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 16/7, और r की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही। तो हमें एक तो a पूछा था, हमें r पूछा था, 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें और क्या पूछा था, n पदों का योगफल। ठीक, तो इसमें और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो Sn, अब अच्छा एक चीज और समझिए, जब r हमारे पास, यहाँ समझिए, r जो है वो 2 है, यानी ग्रेटर देन 1 है, जब r की वैल्यू, ठीक है, 1 से ज्यादा है। ठीक, चलिए r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कब लगाते हैं, जब r ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या, Sn इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 16/7, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 16/7, और r⁻n, तो r की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो 2 की घात n, और n का कोई मान नहीं रखना है क्योंकि हमें Sn निकालना है। ठीक है, यानी n पदों तक योग निकालना है, तो हमें Sn ही निकालना है, n का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे n की। तो यहाँ ये 1 लिख देंगे, और अपॉन में क्या, r-1, तो यहाँ देखिए r का मतलब कितना है, 2 है, 2 - 1, ठीक है, ये 2 - 1, तो यहाँ से हुआ क्या, 16/7, और यहाँ 2 की घात n-1, और ये 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो वो छोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा Sn। ठीक, तो हमें जो पूछा था सारे आंसर लिख देंगे। क्या पूछा था, एक तो हमें प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद a बराबर 16/7, और क्या पूछा था, सार्व अनुपात, तो सार्व अनुपात r बराबर क्या, 2, ये आ गया था, और क्या पूछा था, n पदों का योग, तो n पदों का योग Sn पूछा था, तो Sn क्या आया है, 16/7, 2 की घात n-1, ये हमारा पूरा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए हमें दिया है 729, ठीक है, 729, और सातवां पद दिया है 64, तो S7 हमें ज्ञात करना है। ठीक, हमें S7 यानी कि 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, प्रथम पद ए हमको पता है, सातवां पद हमको दिया है 64, तो यहीं से लिखते हैं क्या, सातवां पद, तो सातवां पद का मतलब कैसे लिखेंगे, A7, और A7 का मतलब होगा AR⁻6। ठीक है, A7 का मतलब क्या होगा, AR⁻6, और AR⁻6 हमको क्या दे रखा है, 64, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 64। ठीक, और A की वैल्यू हमको पता है, A की वैल्यू क्या, 729, तो A की जगह लिखेंगे 729 r⁻6 इज इक्वल्स टू 64, तो r⁻6 इज इक्वल्स टू 64, और 729 के अपॉन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 729। यहाँ से r⁻6 इज इक्वल्स टू, अब 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, और 729 को लिख सकते हैं 3 की घात 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए r⁻6, अब ये पूरे की घात 6, 2/3 की घात 6। ठीक, अब यहाँ से क्या, जब घाते बराबर है तो आधार बराबर होते हैं, तो r का जो मान आएगा 2/3 आएगा, लेकिन प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2/3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर घात एक सम संख्या है, इसका मतलब ये है, ये माइनस भी तो हो सकता था, ये प्लस भी हो सकता था। कैसे, इसको जरा समझिए। अगर हम ये कहें कि 2/3 की घात अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, तो हम ये कहें कि ये अंदर क्या पता माइनस में रहा हो, तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, और 3 तिया 9 आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। ठीक, तो हमें पता नहीं था कि जो 4/9 है वो माइनस से बना हुआ था या प्लस से बना हुआ था। अगर हम कहें 2/3, इसकी घात अगर हम 2 लिखें, ठीक, तो समझिए यहाँ पर क्या, कि 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो यहाँ तो प्लस पहले से था तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब अगर हमें ये चीज ना पता हो, हमें सिर्फ इतना कहा जाए 4/9, और यहाँ पर भी 4/9, तो ये जो है, क्या ये माइनस से बना था, क्या ये प्लस से बना था, हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें दोनों ही कंडीशन लेनी पड़ती। ठीक, इस वजह से दोनों कंडीशन लेनी पड़ती। कब, जब यहाँ सम संख्या हो तब। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही कंडीशन ली जाएंगी। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है,
S7 निकालना है। तो S7 का फार्मूला, अब देखिए जब R की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर पहले मैं R की वैल्यू लिख देती हूँ। R की वैल्यू हमें लेना है 2/3। पहले हम प्लस से लेकर चलेंगे, पहले 2/3 से लेकर चलेंगे। और जो 2/3 है वो लेस देन 1 है, वो 1 से छोटी संख्या है। 2/3 जो है वो 1 से छोटी संख्या है, क्योंकि उसको डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, 1 तो नहीं आएगा पूरा पूरा, ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, A1 माइनस R टू पावर N अपॉन 1 माइनस R, ये फार्मूला लगेगा। ठीक, जब छोटी संख्या होती है तब ये फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए n की वैल्यू हमें क्या लेना है, 7 लेना है। तो S7 इज इक्वल्स टू, और a की वैल्यू क्या लेना है, 729। ठीक, a की वैल्यू 729, और यहाँ 1 माइनस, और r के लिए हमें क्या लेना है, 2/3। तो यहाँ लेंगे 2/3, और पूरे की घात कितनी, n का मतलब कितना, 7। हमें ये 7 घात लेनी है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ 1 माइनस, और r की जगह फिर से कितना लेना है, 2/3। इस बार अभी हम प्लस का लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक बार प्लस से करेंगे, एक बार माइनस से भी इसको काउंट करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर ये ऐसे डाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, या ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट लिख दे, ये चीज यहाँ पर लिख लें और फर्स्ट लिखकर ऐसे लगा सकते हैं, या फिर ऐसे साइड में भी दिखा सकते हैं कि r के लिए हम 2/3 के लिए मान निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 729, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ 2 की घात भी 7 लिखेंगे, इसको 3 की घात भी 7 लिखेंगे, ठीक है, 2 की घात भी 7 और यहाँ 3 की घात भी 7 लिखेंगे इसको, और अपॉन में क्या, यहाँ देखिए 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, और 3 में से 2 गया तो 1/3, यहाँ पर क्या आया, 1/3। अब जो ये 3 है, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, 729 को मैंने अभी बताया था 3 की घात 6 लिख सकते हैं, और ये 3 भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 की घात 1, ठीक, इसको लिखा 3 की घात 6 और इसको 3 की घात 1। और यहाँ देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 की घात 6 आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा क्या, 3 की घात 7, ठीक है, यहाँ 3 की घात 7, और यहाँ पर क्या, 2 की घात 7 माइनस में 2 की घात 7। अब यहाँ देखिए 3 की घात 6 और 1 मिला करके 7, ठीक, और यहाँ क्या, 3 की घात 7। अच्छा, 3 की घात 6 तक तो हमें पता है, 3 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 729। तो 3 की घात 7 का मतलब क्या होगा, 729 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, 3 की घात 6 का मतलब है 729, तो 3 की घात 6 को यानी 729 को ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की घात 7 निकल आएगा। तो 3 नाम 27, और 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21, तो कितना आ रहा है, 2187। 3 की घात 7 का मतलब हुआ 2187, माइनस 2 की घात 7 का मतलब हुआ 128, तो यहाँ लिखेंगे 128। ठीक, और यहाँ 3 की घात 7, 3 की घात 7, 3 की घात 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमें बस इनको सिर्फ घटाना है, तो यहाँ से कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 7, 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 1 में गया 0, और ये 2 और उतार देंगे, यानी कि जो S7 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2059, ठीक है, 2059 ये कह सकते हैं। ये कब आ रही है, जब R की वैल्यू 2/3 हो, पॉजिटिव हो। ठीक, अब दूसरी कंडीशन यहाँ निकालते हैं। देखिए सेकेंड कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि जब R बराबर -2/3 लेना है, ठीक है, जब R का मान हमें -2/3 लेना है, तब SN निकालेंगे, यानी S7 निकालेंगे, और क्या, A1 माइनस R टू पावर N, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस R, और ये तो माइनस की है, ये तो 1 से छोटी ही होगी, ठीक है, ये तो जब माइनस की संख्या है वो तो 1 से छोटी होती, मतलब फार्मूला तो फिर यही वाला लगेगा। फिर यहाँ S7 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू फिर से 729, और यहाँ पर क्या, 1 माइनस, अब यहाँ क्या है, R की घात N, यानी कि -2/3 की घात, और N का मतलब कितना, 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, बटे 1 माइनस, और यहाँ पर R की वैल्यू माइनस का 2/3, ऐसे डबल ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, तो S7 इज इक्वल्स टू 729, 1 माइनस, अब देखिए जब घात यहाँ पर एक विषम संख्या है तो जो भी ये माइनस होगा वो एक माइनस रहेगा, वहां माइनस बना रहेगा, और माइनस पहले से है, यानी ये माइनस और निकल के बाहर आएगा, तो जब ये माइनस निकल के इसके पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 की घात 7 और यहाँ 3 की घात 7। ठीक, ये बात समझ में आई कि जब घात एक विषम संख्या होती है तो जो भी यहाँ माइनस है वो माइनस बाहर लगा रहेगा, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 2/3, क्योंकि यहाँ एक घात है और एक घात भी तो विषम संख्या ही होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और अब यहाँ 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 6। ठीक, और यहाँ क्या, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 की घात 7, और यहाँ क्या, 3 की घात 7 यहाँ, और प्लस यहाँ 2 की घात 7, ऐसा बन गया। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, और यहाँ
3 एकम 3 और 2 5, तो यहाँ आया 5/3। ठीक, यहाँ पर आया 5/3। अब देखिए ये जो 3 है ये यहाँ जाएगा गुणे में और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये जो ये 5 है ये 1 के पास जाएगा गुणे में। ठीक, समझ में आया आपको? तो यहाँ 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 1। ठीक, 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 1, क्योंकि यहाँ 3 है तो जब ये ऊपर इसके पास जाएगा तो उसकी घात हम 1 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या, यहाँ से 3 की घात 7, तो अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, और 2 की घात 7 भी ऐसे लिखा रहने देते। बटे में क्या 1 गुणे और ये 5 यहाँ जाएगा और गुणे जो 3 की घात 7 है इसको भी यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देते। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरा क्योंकि 3 की घात 6 और 1 मिला के 7 बन जाएगा, तो ये इस पूरे से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 3 की घात 7, और 3 की घात 7 का मतलब हमने अभी भी निकाला था क्या 2187 प्लस, और 2 की घात 7 का मतलब क्या था 128, और बटे में क्या बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा है। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो 7 8 15 का 5 और 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी और 1 1 2 1 3 और यहाँ 2 लिखा रहेगा। ठीक है, ये 5 अपॉन में। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 चौके 20, क्योंकि यहाँ 23 है तो 5 चौके 20, 3 बचेगा 31, 5 छक्का 30, 1 बचेगा 15, तो 5 3 15, तो ये आ रहा है क्या 463। यानी कि अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। इसका आंसर हमें लिखना कैसे था, यहाँ लिखना था हमें कि जब r बराबर 2/3, तो Sn का मान S7 का मान हमारा आया था ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन लिखना था, ये फर्स्ट यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ सेकंड डाल लेते हैं कि जब r बराबर -2/3, तो S7 का मान आया था कितना 463। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आंसर हमको लिख के दिखाना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 16 से 32 तक मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।